हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 9 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 8 पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और साथ में एक फेमस पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग को डिस्कस किया था जो नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक से रिलेटेड था। पार्ट 2 में हम लोगों ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ द नेशन को डिस्कस किया। पार्ट 3 में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास टॉपिक को डिस्कस किया। पार्ट 4 में हम लोगों ने व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर को डिस्कस किया। पार्ट 5 में टॉपिक था अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इस टॉपिक को डिस्कस किया। पार्ट 6 में द रेवोल्यूशनरीज टॉपिक को डिस्कस किया। पार्ट 7 में एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 को डिस्कस किया। पार्ट 8 में रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग को डिस्कस किया। और आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी पार्ट्स का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पार्ट 9 स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि लोग कैसे भूख की वजह से, कड़े मेहनत की वजह से रिवॉल्ट की तरफ आगे बढ़ गए। और ख़ासकर हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। द 1830s वेयर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का टाइम ऐसा था जिस समय पूरे यूरोप में बहुत कड़ा मेहनत लोगों को करना पड़ रहा था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। हम लोग इस 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज में देखते हैं कि पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया और उस पॉपुलेशन के तेज़ी से बढ़ने से फूड क्रॉप्स का कमी हुआ और उसका शॉर्टेज की वजह से उसके प्राइसेज हाई हुए। प्राइसेज हाई होने की वजह से अब जो लोग भी थे जो हंगर और हार्डशिप फुल फेस कर रहे थे, पॉवर्टी फेस कर रहे थे या उसके आसपास थे, उन लोगों के लिए अब ये फूड आइटम्स परचेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर जॉब सीकर्स दैन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे देशों में अब एम्प्लॉयमेंट कम था और जॉब सीकर्स यानी जॉब खोजने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़। हर जगह, हर देश में शहर की तरफ आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, माइग्रेट हो रही थी और ये रूरल प्लेस से शहरों की तरफ ये माइग्रेशन तेज़ी से हो रहा था। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफर्ड फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो कि टाउन्स में थे, इनको बहुत स्टिफ कंपटीशन, बहुत हार्ड कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। ये स्टिफ कंपटीशन किस लिए फेस करना पड़ रहा था? क्योंकि मशीन मेड गुड्स जो थे वो सस्ते रेट्स में इंग्लैंड में आकर मिलना शुरू हो गए, प्रोवाइड होने लगे और इसकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिसके गुड्स का प्राइस ज़्यादा था उनको अब ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था। स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्सली मैकेनाइज्ड। हम लोग ये जो स्टिफ कंपटीशन था मशीन मेड गुड्स का, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ जो कंपटीशन हो रहा था, ये खासकर किस प्रोडक्शन में ज़्यादा था? तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा था। और ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन मोस्टली कहाँ कैरिड आउट हो रहे थे? तो ये स्मॉल वर्कशॉप्स पे हो रहे थे या फिर पार्सली इनको घरों में लोग कर रहे थे या फिर बहुत कम लेवल पे ये मशीन से रिलेटेड इनकी एक्टिविटीज़ थी। तो जो घरों में या वर्कशॉप्स पे हो रहा था वो स्मॉल प्रोडक्शन हो रहा था और इन गुड्स को, टेक्सटाइल गुड्स को अब कंपटीशन किससे करना था? तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आ गया था और जो मशीन में गुड्स थे जो सस्ते थे वो इंपोर्ट होकर आ रहे थे फ्रांस में और इससे यूरोप में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। The aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. जो peasants थे
इन पीजेंट्स का फ्यूडल ड्यूज बढ़ गया, इनका ऑब्लिगेशंस बढ़ गया। फ्यूडल ड्यूज का सीधा मतलब था कि ये जो कुछ भी पुराने लोन वगैरह लेकर अपने काम को कर रहे थे, स्मॉल प्रोडक्शन कर रहे थे, उनका वो लोन अमाउंट इंटरेस्ट बढ़ गया, उनका ऑब्लिगेशंस यानी दूसरे पर कर्ज बढ़ गया। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। अब इसमें सबसे खराब बात ये थी कि यदि किसी वजह से इनके फूड प्राइसेस बढ़ जा रहे थे या फिर जो बैड हार्वेस्ट आ जाता था, कभी ड्रॉट की वजह से या कभी किसी और तरीके से पेस्ट की वजह से या फिर कीड़े लगने की वजह से, तो उस बैड हार्वेस्ट की वजह से भी वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म यानी कि यहाँ दरिद्रता यानी गरीबी बढ़ जा रही थी शहरी क्षेत्रों में। इन द ईयर 1848 food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. हम लोग लास्ट पार्ट्स में ये डिस्कस कर लिए थे कि लुई फिलिप को वहाँ पर मोनार्की सिस्टम में इस्टेब्लिश किया गया था और इस तरह से 1848 में सिस्टम और थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया, सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया, उसमें फूड शॉर्टेज बढ़ गया यानी खाने की वस्तुओं की किल्लत हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। इस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से, फूड शॉर्टेज होने से, फूड प्राइसेस के प्राइस बढ़ जाने से अब लोग परेशान हो गए, पेरिस की सड़कों पे आ गए और जितने भी बैरिकेड्स थे राजा के महल की तरफ जाने के लिए, उन सारे बैरिकेड्स को उन लोगों ने हटा दिया, फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और इस डर से लुई फिलिप को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। A National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and granted the right to work. नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक घोषित कर दिया और उसके बाद सभी पुरुषों को, ऑल एडल्ट मेल्स को जो कि 21 ईयर एंड एबव थे, उन सभी को राइट टू वोट और राइट टू वर्क दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट वेर सेटअप। नेशनल वर्कशॉप भी इस्टेब्लिश किया गया जिसमें सभी पुरुषों को 21 ईयर एंड एबव को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। अर्लियर इन 1845, 3 साल बैक का ये स्टोरी है, 1848 1845, 3 साल पहले क्या हुआ था। वीवर्स इन सेलेसिया के वीवर्स के बारे में एक छोटा सा स्टोरी है। led a revolt against contractors who supplied the raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. अब हम लोग बात कर रहे हैं 1845 के वीवर्स की। ये सेलेसिया के वीवर्स थे, इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और बदले में इनसे अपना दिया हुआ वर्क ऑर्डर पूरा करवाते थे। टेक्सटाइल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो ये उनसे वर्क के बदले उनको वेजेस देते थे, उस वेजेस को, उस पेमेंट को इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस देयर पेमेंट्स। और इस पेमेंट के कम होने की वजह से सेलेसिया के वीवर्स ने 1845 में रिवोल्ट किया। द जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट थे विल्हेम वुल्फ, इन्होंने इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया। अ सेलेशियन विलेज एज फॉलोज, अ विलेज ऑफ 18,000 inhabitants, cotton weaving main occupation for most, live in misery on 4 June 1845। 4 जून 1845 के दोपहर 2 बजे की ये इवेंट है। A large crowd of weavers emerged and marched in Paris to the mansions of contractors demanding higher wages, treated with scorn and threats, smashed their homes fully. Contractors fled with their family, 11 weavers dead। इस छोटे से इवेंट के बारे में जो कि एक जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ ने डिस्क्राइब किया, कहा कि 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे ये लार्ज क्राउड वीवर्स का अपने घरों से बाहर निकला और कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंसन्स की तरफ यानी उनके ऊंचे ऊंचे हवेली की तरफ चले गए और वहाँ पर 2-2 के ग्रुप में यानी पेयर में ये लोग आगे बढ़ने लगे और इनको रास्ते में बहुत तरीके से अपमानित यानी स्कॉर्न, गाली गलौज किया गया। उनको धमकी भी दी गई उनके काम को कि उनके साथ उनका काम छीन लिया जाएगा। फिर भी ये नहीं रुके, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में गए, घुसे,
उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके जो भी पोर्सिलेन या फिर फर्नीचर वो सब कुछ था उन सभी चीज़ों को उन लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। और इस तरीके से 24 आवर्स के लिए ये पूरा एरिया इन वीवर्स के कंट्रोल में था, कब्जे में था। 24 आवर्स के बाद फिर से मिलिट्री और आर्मी के लोग आए और इन वीवर्स को भगाया, इन पर गोलियां चलाई। 11 वीवर्स इसमें मारे गए और 24 आवर्स के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्टर अपने मैंसन्स में वापस लौटे। तो इस छोटे से स्टोरी के बारे में किसने बताया? जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ ने। ये स्टोरी कब की है? तो ये स्टोरी 4 जून 1845 2 PM की है। कहाँ की है? तो ये सिलेसिया के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है। अब हम लोग 3.3 हेडिंग देखेंगे, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Parallel to the revolt of the poor, unemployed and starving peasants workers in many European countries in 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. अब हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि कई तरह के रिवॉल्ट्स हो चुके हैं। इस रिवॉल्ट्स में पुअर ने अलग कर दिया था, अनएम्प्लॉयड ने किया, या स्टार्विंग पीजेंट्स या वर्कर्स ने, वीवर्स ने किया। अब हम लोग देखेंगे कि एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का रिवॉल्ट कैसा था, कैसे ये आगे बढ़ा। इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एबडिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज प्रोक्लेम्ड। फरवरी 1848 में जो कुछ भी फ्रांस में हुआ, उसके बाद अब मोनार्की सिस्टम एबडिक्ट यानी समाप्त हो चुकी थी और एक नया रिपब्लिक सिस्टम जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच सफरेज पे था, खासकर मेल से रिलेटेड बात हो रही थी। उसके आधार पर अब ये एक नया सिस्टम फ्रांस में धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो गया। इन अदर पार्ट्स लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड द ऑस्ट्रियो हंगरियन अंपायर इंडिपेंडेंट नेशन डिड नॉट येट एग्जिस्ट। कुछ और अदर पार्ट्स जो कि फ्रांस के आसपास थे यूरोप में, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, इन सभी जगहों पे अब तक इंडिपेंडेंट नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। Men women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification, creation of nation states on parliamentary principles, constitution, freedom of press, freedom of association they want। और इस तरह से इस फ्रांस के लोग, खासकर मेन और वुमेन, ये सभी जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, अब इनका डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। अब देश का यूनिफिकेशन भी चाहते थे और साथ में देश का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी चाहते थे, यानी देश अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से चले। साथ में एक क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट का भी डिमांड था कि अब एक देश का कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, उस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, आइडियल्स होना चाहिए। आगे बोला गया कि साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, प्रेस को भी फ्रीडम होना चाहिए। प्रेस का मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थे, जो कुछ भी छपते थे वो उसको फ्रीडम के साथ ये छपने का अधिकार होना चाहिए। और साथ में लोगों को एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल एसोसिएशन हो या सोशल एसोसिएशन हो। यहाँ एसोसिएशन का मतलब पार्टी बनाने से था। इस तरह से यहाँ पर इनके ये डिमांड्स हैं, ये सारे डिमांड्स वो फुलफिल चाहते थे। कौन? न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास। In German regions, a large number of political association members belong to middle class professionals, businessmen and prosperous artists। अब हम लोग थोड़ा सा जर्मन रीजन के बारे में देख लें। जर्मन रीजन में जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस था, यानी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसमें खास कर ये मेंबर्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे? तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, जो प्रोफेशनल्स थे या बिजनेसमैन थे या फिर प्रॉस्पेरस आर्टिस्ट थे। ये लोग जर्मनी के बारे में हम लोग न्यू मिडिल क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे, all come together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। इस तरह से ये सभी लोग फ्रैंकफर्ट में जमा हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि ये वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, एक नया एसोसिएशन बनाने के लिए। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च एंड टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हम लोग अब 18 मई 1848 की बात कर रहे हैं, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आए
और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ चले गए और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपने प्लेसेस को पर बैठने चले गए। और इस तरह से ये सारा जो था उसका मेन वेन्यू क्या था, तो वेन्यू था द चर्च ऑफ सेंट पॉल। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन हेडेड बाय अ मोनार्क। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उसमें हेड किसको बनाया, तो उसमें हेड मोनार्क को बनाया गया। मोनार्क कौन था, तो मोनार्क का नाम था फ्रेडरिक विल्हेम IV, किंग ऑफ प्रशिया। किंग ऑफ प्रशिया फ्रेडरिक विल्हेम IV को ये ऑफर दिया गया कि ये इस नया ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का उसका वो मोनार्क बने और मोनार्क भी सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट रहे, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू अब मोनार्क को कंट्रोल करना था। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम 831 मेंबर्स का था। हम लोग बात कर रहे हैं 18 मई 1848 जर्मनी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आगे क्या हुआ, बट किंग रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज देम। लेकिन किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV जो कि किंग ऑफ प्रशिया था, उसने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और वो अपने जैसे और बहुत सारे मोनार्क के साथ मिल गया और इन जैसे सिस्टम को अपोज करने की तैयारी करने लगा। आगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे अब ये बीच का एक कैटेगरी था, हम लोग एक कैटेगरी मोनार्क का देख लिए, दूसरा कैटेगरी था एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये सेकेंड कैटेगरी था। और एक थर्ड कैटेगरी जिसको कि हम लोग उस समय से डिस्कस कर रहे हैं, ये एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास के बारे में था। तो इन दोनों के बीच ये कैटेगरी द एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था। द न्यू मिडिल क्लास डिड नॉट अकॉम्प्लिश द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, लॉस्ट देयर सपोर्ट, हैंस असेंबली डिसबैंड। और इस तरह से ये जो न्यू मिडिल क्लास था ये बहुत तरह के चीज़ों को चेंज कर रहा था, लेकिन साथ में ये पीजेंट्स और वर्कर्स के जो कुछ भी डिमांड थे उस डिमांड्स को ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि न्यू मिडिल क्लास को इस पीजेंट्स और वर्कर्स, खासकर वीवर्स, इनका सपोर्ट नहीं मिला और धीरे धीरे न्यू मिडिल क्लास के थ्रू जो द असेंबली था, नेशनल असेंबली, उसका सपोर्ट ख़त्म हो गया और इस तरह से ये एरिस्टोक्रेसी मिलिट्री धीरे धीरे ताकतवर हो गया और इन लोगों ने इस न्यू मिडिल क्लास का द नेशनल असेंबली को उसको डिसबैंड कर दिया। यहाँ एक और छोटा सा पार्ट है, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल विद द लिबरल मूवमेंट्स। इस पूरे लिबरल मूवमेंट्स के दौरान जो भी हम लोग लिबरल मूवमेंट्स देख रहे हैं, इसमें वुमेन भी अपने लिए फाइट किए, उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था, उनको वोटिंग राइट्स चाहिए था, साथ में उनको और भी बहुत तरह के राइट्स चाहिए थे और उसके लिए वो फाइट भी किए, उसके लिए वो मूवमेंट में भी आगे गए। हर तरह के मेन मिडिल क्लास, हर तरह के मूवमेंट में ये सभी वुमेन शामिल हुई, इन्होंने अपना अलग से एसोसिएशन भी बनाया। लेकिन इन सब के बावजूद वुमेन को हमेशा थोड़ा सा मेन दबाते रहे, उनको सप्रेस करते रहे। उनका मानना था कि वुमेन को घर में रहना चाहिए, बच्चों का टेक केयर करना चाहिए, फैमिली का टेक केयर करना चाहिए और इस तरह से उनको घर के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर का पब्लिक स्फेयर का सारा काम और ख़ासकर पॉलिटिक्स, ये सब कुछ मेन का काम है, मेन को करना चाहिए। और इस तरह से इस पूरे लिबरल मूवमेंट के दौरान वुमेन को हमेशा पॉलिटिकली थोड़ा सा दूर रखा गया और उनके राइट्स को हमेशा दबाया गया और वुमेन के राइट्स को भी यहाँ नहीं मिल पाया। ये भी इस पार्ट में यहाँ दिखाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस चैप्टर का 9th पार्ट किया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।